राजस्व विभाग में अधिकतर शब्द जो है वो उर्दू लैंग्वेज से लिए गए हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि आज से अगर 2-3 दशक पहले की बात कर लें तो अधिकतर लोगों का जो था वो पटवारी के साथ जो था वो उठना बैठना ज़्यादा था, तो उन सब चीज़ों में जो थी वो लैंग्वेज जो पुरानी एक चली आ रही थी उन सब चीज़ों में जो है उन सब चीज़ों के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाई और लोग जो थे वो जुड़े हुए थे। जैसे जमाबंदी हो गया, तकसीम हो गया, तकसीम एक उर्दू का शब्द है जिसको हम बंटवारा बोलते हैं, और जमाबंदी एक रिकॉर्ड्स आ गया, तो उन सब चीज़ों में जो है ये शब्द अभी भी जो है वो चले हुए हैं। लेकिन जब से बंदोबस्त आया है तो बंदोबस्त में ऐसा है कि सेटलमेंट के दौरान एक प्रोफार्मा जो है उसमें जो है काफ़ी शब्दों को चेंज करने की कवायद की जाती है और अब आने वाले टाइम में जो भी बंदोबस्त होंगे उन सब चीज़ों में इन शब्दों को जो है वो भविष्य में चेंज किया जाएगा और बहुत सारे शब्द जो है वो चेंज हो भी रहे हैं। अधिकतर पहले जो रिकॉर्ड्स थे तो वो ज़्यादातर आप देखेंगे कोई पुराना अगर जमाबंदी फ़र्द निकालते हैं, अगर आप मिसल हकीयत या उससे पहले से कोई फ़र्द निकालते हैं या कोई अगर आप ततीमा ही देखें तो उन सब चीज़ों में जो है थी वो उर्दू लैंग्वेज लिखी होती थी। तो उन सब चीज़ों में जो आजकल जो रिकॉर्ड या मोमीज़ जो प्रिपेयर की जा रही हैं उन सब में जो है वो आधुनिक लैंग्वेज जो है वो उसमें सारी इंप्लीमेंट हो रही है। तो अधिकतर रिकॉर्ड जो वो हिंदी में ही अब बनाए जा रहे हैं और धीरे धीरे ये जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें जो है वो व्यवस्थित हो जाएंगी। लेकिन इतने वास्ट जो रिकॉर्ड है पूरे इतने पैमाने के ऊपर जो तैयार हैं और जो रिकॉर्ड रूम में रखे गए हैं तो उन सब चीज़ों को एकदम चेंज नहीं किया जा सकता है। उन सब चीज़ों में धीरे धीरे तब्दीली जो है वो आएगी और सब चीज़ें जो है वो आपकी समझ के अनुसार हो जाएंगी ताकि आप सब लोग भी उन सब चीज़ों को समझ सकें और उन सब चीज़ों में जो है वो आपका भी अपनी एक सोच हो कि इन सब चीज़ों में किस तरह से कोई चीज़ के लिए क्या अमल करना है और क्या नहीं करना है। इसके साथ एक और प्रश्न आया था जिसमें ये जो कब्ज़ा नाजायज़ है इसके बारे में पूछा जा रहा था कि कब्ज़ा नाजायज़ जो है उसके ऊपर किस तरह से कार्रवाई की जाती है। तो देखिए ऐसा है, जो कब्ज़ा नाजायज़ है उसमें जो एचपी लैंड रेवेन्यू एक्ट है उसका सेक्शन जो 163 है उसमें इसके बारे में क्लियरली मेंशन है। और कब्ज़ा नाजायज़ जो है वो आपका अगर कोई आबादी लैंड है या कोई सरकारी भूमि है या कोई जिसको आप बोल सकते शामलात की भूमि है, उन सब चीज़ों में अगर किसी व्यक्ति ने कब्जा करके रखा है तो उसके ऊपर जो है वो ये सारा जो प्रक्रिया है अमल में लाई जा सकती है। तो देखिए जो कब्जा नाजायज़ है इसके लिए जो मुख्यतः ये किस तरह से जो है वो अमल में लाई जाती है। देखिए सबसे पहले जो राजस्व अधिकारी हैं सबसे पहले तो वो स्वतः अगर उनको किसी चीज़ का पता चलता है कि उन्होंने किसी व्यक्ति ने जो है वो पर्टिकुलर किसी लैंड के ऊपर कब्जा करके रखा है तो वो जो है उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। दूसरा ऐसा है कि अगर किसी व्यक्ति ने उस व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेंट की है तो उसकी कंप्लेंट को लेकर भी गुप्त या किसी अन्य तरीके से भी जो है उन सब चीज़ों के ऊपर वो उसको लेकर के उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। और तीसरा ऐसा है कि जब 6 महीने के बाद जब एक मौके के ऊपर जो स्पॉट इंस्पेक्शन होती है जिसको हम फसल गिरदावरी कहते हैं, तो जब पटवारी वो करता है तो उन सब चीज़ों में किसी फसल की जो अगर किस्म में है या कोई कब्जा है किसी तरह से अगर कोई चेंजिंग पाता है, अगर उसको लगता है कि उन सब चीज़ों में जो है वो चेंजिंग आई है या किसी ने कहीं कब्जा जो है वो सरकारी ज़मीन या शामलात भूमि के ऊपर करके रखा है, तो वो भी एक सेल्फ जो है वो एक एक्शन ले सकते हैं और एक कब्जा नाजायज़ की जो है वो एक प्रक्रिया जो है वो उसमें अमल में ला सकते हैं। और जब कब्जा नाजायज़ की जो प्रक्रिया होती है तो उसमें सबसे पहले क्या है कि मिसल तैयार की जाती है और मिसल में जो है एक जमाबंदी फ़र्द और एक जो है उसका एक ततीमा एक पैमाइश करके बनाया जाता है। और अगर किसी ने कंप्लेंट की है तो उस व्यक्ति के बयानात जो हैं वो भी रिकॉर्ड किए जाते हैं, साथ में जो कंसर्न व्यक्ति है उसके भी बयानात रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो एक मिसल तैयार की जाती है और ये जो मिसल है इसको जो है वो राजस्व अधिकारी के पास सौंपा जाता है। अभी रिसेंटली एक सेक्शन था 163 का जो 3 सेक्शन है उसमें एक इम्प्लीमेंटेशन हुई थी। असिस्टेंट कमिश्नर कलेक्टर जो फर्स्ट ग्रेड होते हैं तो उसमें जो है उन सब चीज़ों में उनको जो है वो दीवानी अदालत की जो है वो पावर्स दी गई हैं। तो उन सब चीज़ों में एक केस जो है वो एक फाइल होता है कंसर्न अदालत में और फिर उस मिसल को चेक किया जाता है कंसर्न अधिकारी के द्वारा कि हाँ वो सारी चीज़ें वो ठीक हैं या नहीं है। अगर उन सब मिसल में कोई कमी आती है तो उन सब कमियों को पूरा करने के निर्देश दिए जाते हैं। उसके बाद फिर कंसर्न व्यक्ति को जो है वो कोर्ट में बुलाकर उनसे भी बयानात लिए जाते हैं और उस सारी सुनवाई के बाद अगर कोई व्यक्ति जो है वो अगर दोषी पाया जाता है तो उसको सबसे पहले जैसे उसको नोटिस इशू किया गया होता है तो उस नोटिस के आधार पर उसको कब्जा हटाने के जो हैं वो उसके आदेश दिए जाते हैं। अगर व्यक्ति ने कब्जा हटा दिया तब तो ठीक है, और अगर उसके बाद उसने कब्जा नहीं हटाया या डिसमेंटलिंग वगैरह नहीं की तो उसके ऊपर क्या है कि एक फ़ाइन रखा गया है और उन सब फाइन्स में जो है वो 2 तरीके से फाइन इम्पोज किया जाता है। जिसमें सबसे पहला ये है कि अगर व्यक्ति अगर उस क्षेत्र का जो एक जैसे पर बीघा के हिसाब से अगर लैंड है तो पर बीघा में वहाँ पर 20,000 रुपया एक बीघा का फाइन रखा गया है, या जो उस पर्टिकुलर स्टेट का जो सर्कल रेट है जो डीसी द्वारा निर्धारित किए जाते हैं उन सर्कल रेट में जो भी हायर वैल्यू होगी उस चीज़ के ऊपर जो है वो फाइन निर्धारित होता है। और इसके बाद जो है अगर व्यक्ति उस कब्जे को हटा देता है और थोड़े दिनों के बाद अगर वो फिर से दोबारा उस चीज़ के ऊपर कब्जा करता है तो उसके बाद जो है
एक अलग से फिर उसी पैटर्न के ऊपर काम होता है और उसकी एक प्रॉपर एक फिर से मिसल तैयार की जाती है और पुरानी मिसल को भी साथ में लगा करके उस व्यक्ति के ऊपर जो है वो अब डबल फाइन होगा, या जो सर्कर रेट है उसका ज़्यादा है तो उसका जो डबल सर्कर रेट है उसका उसके ऊपर जो है फाइन इम्पोज होगा। और ये अधिकारियों की भी नैतिकता बन जाती है कि वो उन सब चीज़ों में गहनता से जांच करें, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत भी आती हैं। तो उस गहनता की जाँच के बाद जो है वो एक ऑफेंस है ये किसी तरह से किसी चीज़ के ऊपर जो है वो कब्जा कर लेना। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि अगर किसी ने किसी चीज़ के ऊपर जो कब्जा करके रखा है किसी पर्टिकुलर लैंड के ऊपर, तो वो या तो वो स्वतः खाली कर दे, और अगर किसी और ने करके रखा है तो आप उसकी कंप्लेंट जो है वो कंसर्न डिपार्टमेंट में कर सकते हैं, उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई जरूर होती है। तो ये एक प्रश्न थे, ये प्रश्न थोड़े पेचीदा जरूर हैं बट ये कानून के अंतर्गत हैं, और उन सब चीज़ों में हमारी भी नैतिकता बनती है कि सरकारी ज़मीन के ऊपर किसी और का कोई कब्जा ना हो, या वो सरकारी ज़मीन है या कोई वो फॉरेस्ट की ज़मीन है, तो फॉरेस्ट में भी सेम इसी तरह से ये सारी जो है प्रणाली काम करती है, और उसमें जो है वो एक दीवानी अदालत के अंतर्गत ही सारी चीज़ों के ऊपर जो है मुकदमा चलता है। तो ये एक क्वेश्चन था जिसके बारे में बार बार पूछा जा रहा था। तो अगर इस वीडियो से संबंधित अगर किसी का भी कोई प्रश्न होगा तो आपने जरूर पूछना है। आपने बहुत सारा प्यार दिया है और इस वीडियो को आप जरूर शेयर करिए, जैसे आप बाकी वीडियोज़ को करते हैं। शेयर इसलिए कीजिए क्योंकि मुझे बहुत सारा प्रोत्साहन आप सब लोगों से मिलता है, और बहुत सारे लोग जो हैं उनके क्वेश्चंस का मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। कई बार फ़ोन पिकअप नहीं होता है व्यस्तता के कारण, बट मेरी कोशिश रहती है कि मैं उन सब चीज़ों का जवाब आपको देने की कोशिश जरूर करूँ। बाकी अगर इस वीडियो से संबंधित किसी का कोई प्रश्न होगा तो आप जरूर पूछिए। बाकी वीडियो को शेयर एक बार फिर से करिए और बने रहिए नवीन के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।